हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे डाइजेशन एंड प्लेन एरिया पार्ट 2। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड पार्ट 1, वहाँ पे हमने प्लेन एरिया का स्ट्रक्चर देखा था। वंस यू विल गेट द स्ट्रक्चर तो आपको डाइजेशन प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेल, हाइड्रा हम लोग कवर कर चुके हैं। हाइड्रा में पता है क्या है, डिप्लोप्लास्टिक था। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs देखने को मिलेगा। सो हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाइड्रा क्या है, डिप्लोप्लास्टिक, एंड प्लेन एरिया है ट्रिप्लोप्लास्टिक। 3 लेयर्स होती हैं इसके पास, 3 जर्म लेयर्स, एपिडर्मिस, ठीक है, बीच वाली पेरेन्काइमा, और सबसे अंदर वाली गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या होता है? एपिडर्मिस का काम होता है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना। एपिडर्मिस, प्लेन एरिया के एपिडर्मिस के पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें रेप्टाइड सेल्स कहा जाता है। ये रेप्टाइड सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो कि ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है प्लेन एरिया की बॉडी के ऊपर, जिससे क्या होता है, प्लेन एरिया को लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आसानी होती है। सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वी हैव पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या है, मिडल लेयर। जैसे मीजोडर्म होती है, मीजोडर्म यहाँ पे पेरेन्काइमा बोला है उसको। पेरेन्काइमा काम आती है स्ट्रक्चर के अंदर, प्लेन एरिया की बॉडी का स्ट्रक्चर, उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद है गैस्ट्रोडर्म, सबसे अंदर वाली लेयर। सबसे अंदर वाली लेयर है तो उसके पास होता है सीलिया, फ्लैजिलेटेड सेल्स होता है जो कि एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में काम आता है। ठीक है, और क्योंकि प्लेन एरिया के अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है, पहले एक्स्ट्रा होती है फिर इंट्रा होती है। इंट्रा कहाँ पे होती है? इंट्रा इन्हीं गैस्ट्रोडर्मस सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्लेन एरिया के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है वो डॉर्सोवेंट्रल मसल से होती है, और केमिकल डाइजेशन जो होती है वो एंजाइम्स के ज़रिए होती है। डॉर्सोवेंट्रल मसल्स कौन से होते हैं? जो कि डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड दोनों पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, और प्लेन एरिया के अंदर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा दोनों तरीके की डाइजेशन होती है, यानी कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर होती है एंड देन ठीक है, और इंट्रा सेलुलर भी होती है। एक्स्ट्रा कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इंट्रा सेलुलर कहाँ पे होती है? फैगोसिटिक सेल्स के ऊपर। रिमेंबर, फैगोसिटिक सेल्स कहाँ पे मौजूद होता है? गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लेन एरिया क्या है? ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रखिएगा। प्लेन एरिया को बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है प्लेन एरिया। इसका मतलब ये है कि जब आप प्लेन एरिया को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर कट होगा। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अगर मैं बीच में से प्लेन एरिया को काटूँ तो जैसे बीच में से डायसेक्ट किया जाए तो फिर क्या होगा, दोनों साइड्स इक्वल होंगी, इसीलिए बायलेटरली सिमेट्रिकल इन्हें कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हर्माफोर्डाइट होता है। हर्माफोर्डाइट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर दोनों तरीके की रिप्रोडक्शन होती है। पहली सेल्फ रिप्रोडक्शन एंड दूसरी क्रॉस रिप्रोडक्शन। सेल्फ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे कि कुछ प्लांट्स के अंदर सेल्फ रिप्रोडक्शन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। वैसे ही प्लेन एरिया के अंदर क्या होता है कि कभी कभी ये इसको क्रॉसिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन के अंदर, तो सेल्फ रिप्रोडक्शन भी होती है और कभी कभी गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो क्रॉस भी होती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है फेरेंक्स। प्लेन एरिया का जो फेरेंक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फेरेंक्स पहले अपना माउथ होता है, फिर फेरेंक्स होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फेरेंक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि फेरेंक्स क्या होता है, इवर्सिबल होता है। प्लेन एरिया फेरेंक्स इज इवर्सिबल। इसका मतलब ये है कि प्लेन एरिया ना अपना फेरेंक्स अपनी माउथ से बाहर निकालता है प्रे को कैच करने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और फिर वो अपनी पोजीशन पे दोबारा से आ जाता है। जैसे कि फ्रॉग के अंदर जो टंग होती है वो फ्रॉग प्रे को कैच करने के लिए इस्तेमाल करता है, वैसे ही फेरेंक्स जो है वो प्लेन एरिया इस्तेमाल करता है अपने प्रे को कैच करने के लिए। उसके बाद प्लेन एरिया के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना वो उसकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस होती हैं, जिनको सीका हमने बोला था, टर्ब्यूली बोला था। ठीक है, डाइवर्टिबुलाई बोला था। ये 3 टर्म्स हमने सीका के लिए इस्तेमाल की नहीं। स्मॉल छोटी ब्रांचेस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन की मेन ब्रांचेस 3 होती हैं, एंटीरियर एंड 2 लेटरल। ठीक है, और इसके अलावा सब ब्रांचेस होती हैं। तो ये सब ब्रांचेस प्लेन एरिया की बॉडी में बिल्कुल फैली हुई होती है, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सही है, तो वो
काम भी स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्रांचेस करती है। उसके बाद मसल्स की बात करें तो मसल्स, देखो प्लेन एरिया की बॉडी के ऊपर क्या होता है कि कुछ चीज़ें जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन फेरिंग्स जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, सही है, और जो मसल्स होते हैं वो डॉर्सल वेंट्रल दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो गैस्ट्रोडर्मिस होती है उसके पास ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कि एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं अपना डाइजेशन के लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड होती है 3 मेन ब्रांचेस के अंदर, एंटीरियर एंड 2 लेटरल, ठीक है, यानी कि मेन ब्रांचेस कितनी होती है 3, बाकी सारी सब ब्रांचेस होती हैं। और ये जो सब ब्रांचेस होती है ये इसका ब्लाइंड एंड होता है। इसका मतलब ये कि ये एक इनका ये आगे जाके खुलती नहीं, आगे जाके बंद हो जाती हैं, ठीक है। इन सब ब्रांचेस के 3 नाम है, सीका, डायवर्टिकुला एंड टर्ब्यूली, ठीक है, ये 3 नाम है सब ब्रांचेस के। उसके बाद इन सब ब्रांचेस का काम क्या होता है? इन सब ब्रांचेस का काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, इसीलिए ये सब ब्रांचेस सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट एज अ मीडियम भी मीडियम मतलब एज अ मीडियम खुद नहीं काम करती, बट इनके अंदर कोई मीडियम, प्लान एरिया के अंदर कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनका नेटवर्क जो है सब ब्रांचेस का वो बिल्कुल फैला हुआ है, ठीक है, तो सर्कुलेशन भी हो जाती है आसानी से डिफ्यूजन के ज़रिए। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जैसे ही होती है तो खाना भी पार्शियली डाइजेस्ट हो गया है तो वो फिर जाके फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर जाता है बाय मीन्स ऑफ व्हाट, बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, और फिर वहाँ पे क्या होती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब ये फैगोसाइटिक सेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये होते हैं प्रेजेंट अपना गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर, ठीक है। तो गैस्ट्रोडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे सीलिएटेड सेल्स भी होते हैं जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, और वहाँ पे ऐसे सेल्स ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कि एंजाइम रिलीज़ करते हैं, और फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि एंडोसाइटोसिस के ज़रिए उनकी बॉडी के अंदर खाना जाता है, और फिर वहाँ पे होती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से डाइजेशन होती है। पहले होती है इंजेशन, फेरेंक्स के ज़रिए इंजेशन हो गई, उसके बाद डाइजेशन होती है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर इंट्रा सेलुलर होगी सेल्स के अंदर, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद होती है एब्जॉर्प्शन, फिर होती है एब्जॉर्प्शन होती है फैगोसिटिक सेल्स के अंदर, मतलब सारी डाइजेशन हो जाती है। उसके बाद आपके पास एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन होती है। इजेशन माउथ से होती है। थैंक यू, दैट्स इट।